डब्ल्यू विद्यापीठ स्टार टीम से रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आ रहे हैं द लेजेंड ऑफ नीट फिजिक्स एमए सर मोहित अग्रवाल सर फ्रॉम कोटा। हाँ, विद्या का मंदिर कहा जाने वाला शहर कोटा से 12+ years of experience, scored himself first rank in RPET, mentored many top rank students with first 1987 and 94th rank. AIR 1, AIR 19, AIR 87 को मेंटोर करने वाले टीचर मोहित अग्रवाल सर फिजिक्स में आग है। हर एक क्वेश्चन को 3 मेथड से कैसे सॉल्व करना है ये आप इनसे सीखें। तो नए टीचर हैं, आप प्यार देना और पलट के आपको ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा। बाकी एमआर सर को तो सब जानते हैं, एमए सर इस बार नई एंट्री मार रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आप सब इनको भी उतना ही प्यार करोगे। आपने जो प्रीवियस ईयर नीड्स दिए थे उनमें आप मिस्टेक क्या कर रहे हो बेटा? जो बच्चे रिजेक्ट होते हैं या 50-60 नंबर कम पढ़ रहे होते हैं, 500 नंबर 450 नंबर लाते हैं, वो सब घर आके टोटल करते हैं तो उनके 650 के आसपास नंबर हो रहे होते हैं। तो बच्चा क्या करता है? ये बी टिक करके आगे बढ़ गया। फिर वही बात, बी टिक करके आप आगे चले गए, अब आप डी पढ़ो। अगर आपने मेरी बात सुनी होती, चारों ऑप्शन पढ़े होते तो गलती नहीं होती, नहीं तो बी टिक करके आगे बढ़ गए आप तो। स्टॉपिंग पोटेंशियल, नो डाउट स्टॉपिंग लिखा है, लेकिन आगे देखो ऑफ एनोड विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, अब साफ साफ लिख दिया है रिलेटिव टू कैथोड। तो कैथोड के रेस्पेक्ट में एनोड का पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा तो फिर माइनस में आंसर दोगे, क्योंकि कैथोड के रेस्पेक्ट में बताना है तो कम होगा तो नेगेटिव आएगा, इन दो में से एक आएगा। हेलो बच्चों, मैं आपका एमए सर मोहित अग्रवाल सर, ठीक है। आज अपन बच्चों बात करने जा रहे हैं कि नीट 2022 हमारा कैसा निकला, या प्रीवियस ईयर के नीट में हमने क्या क्या मिस्टेक करी, और हम क्या करेंगे कि हमारा नीट 2023 अच्छे से जाए, ठीक है। तो अपने को ये देखना है कि क्या हम नीट 2023 के हिसाब से राइट ट्रैक पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो बच्चों, इससे पहले मैं एक छोटी सी बात को शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि मेरे एक मित्र हैं, तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि एक बार वो बैठे थे मंदिर में। जब उन्होंने मंदिर में देखा तो एक छोटा बच्चा था। वो छोटा बच्चा क्या कर रहा है, ऊपर जो घंटी लगी हुई थी उसको बजाने की कोशिश कर रहा था। अब वो उछल के, उसने पहले देखा यूं ही हाथ लगाया तो उससे घंटी बजी नहीं, फिर उसने उछल के बजाने की कोशिश करी तो भी उससे घंटी नहीं बजी, उसने खूब कोशिश करी उछल के, उससे घंटी नहीं बजी। फिर उसने देखा आसपास एक स्टूल पड़ा था, वो स्टूल लाया, उसके ऊपर चढ़ा और फिर घंटी बजाने की कोशिश करी, फिर भी उससे घंटी नहीं बजी। वो स्टूल से 3-4 बार उछला, फिर भी उससे घंटी नहीं बजी। थोड़ा फासला घट गया, जो फासला पहले बहुत ज्यादा था उससे थोड़ा सा फासला घट गया, लेकिन घंटी बजी नहीं। बोले सर मेरे से रहा नहीं गया, मैं उठा, मैंने उसको अपनी गोदी में लिया, कंधे पे बिठाया और उससे घंटी बजवा दी। सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों, अगर हमारी जैसे घंटी और बच्चे के बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा है, अगर हमारे सिलेक्शन और हमारे मार्क्स के बीच में सेपरेशन बहुत ज्यादा है, तो हमें उस जो सेपरेशन का कारण है उसको पहचानना पड़ेगा। तो उस बच्चे ने यह पहचाना कि मेरे बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। वो स्टूल लाया, स्टूल पे चढ़ा, उसने सेपरेशन घटाया। मतलब आपको पहले यह पहचानना पड़ेगा कि आपने जो प्रीवियस ईयर नीड्स दिए थे उनमें आप मिस्टेक क्या कर रहे हो। आप सोच के देखिए, आपने अगर मान लो ड्रॉप लिए हैं तो आपने कभी नया ड्रॉप लेने से पहले कभी यह नहीं सोचा कि आपने पिछले ड्रॉप में गलती क्या की थी। आप बस जोश और जुनून के साथ फिर से कि मैं मेरे पिछली बार नहीं हुआ, इस बार मैं ये कर दूंगा, मैं इतना पढ़ लूंगा, मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, मैं ये कर दूंगा। बेटा, इस सोच से सिलेक्शन नहीं होता। आप कितना ही जोश लिया हो, आप कितना ही जुनून लिया हो, लेकिन अगर आपने मिस्टेक पे काम नहीं किया तो आपके सिलेक्शन होने के चांस बढ़ेंगे नहीं, ठीक है बच्चों। तो मिस्टेक करना बुरी बात नहीं है। आइंस्टाइन ने बोला है कि अगर किसी व्यक्ति ने मिस्टेक नहीं करी है तो उसने जिंदगी में कभी कोई नया काम करने की कोशिश ही नहीं की है। मतलब अगर आप नया काम करोगे, कुछ काम करोगे तो मिस्टेक तो होगी, लेकिन अगर आप वही मिस्टेक बार बार रिपीट करते हो या उस मिस्टेक से कुछ नहीं सीखते तो बहुत बुरी बात है। तो आप अपने असफल होने के चांसेस खत्म कर देते हैं। तो आपको अगर सफल होना है तो पुरानी की गई मिस्टेक पे काम करना पड़ेगा, अपने सेपरेशन को घटाना पड़ेगा। और जिस दिन आप उस सेपरेशन को घटाने के लिए शिद्दत के साथ मेहनत करने लगोगे तो चमत्कार होने लगेंगे। और वही उस बच्चे के साथ चमत्कार हुआ जब वो कूदकर घंटी बजाने की कोशिश करने लगा और फासला थोड़ा सा रह गया तो एक चमत्कार हुआ, एक व्यक्ति उठा और उसने उससे घंटी बजवा दी। तो बेटा, चमत्कार तब होंगे जब आप सही डायरेक्शन में, सही ट्रैक पर मेहनत करोगे। तो आप ये देखोगे आर यू ऑन राइट ट्रैक और नॉट एज फार एज नीट 2023 इज कंसर्न। तो आज मैं आपसे उसी
संदर्भ में डिस्कस करने आया हूं, मैं आपको वो फासला घटवाने के लिए आया हूं। मैं आपका वो जो फासला है वो स्टूल की तरह काम, तो आपकी वो स्टूल क्या थी, आपको क्या सोचना चाहिए था, असफल होने के बाद आपको किस दिशा में प्रयास करने चाहिए थे जो आपने नहीं किए, वो मैं बताने आया हूं ताकि अगली बार वो गलती आप ना करें। वैसे तो ये चीजें आपको खुद को सोचनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं आज पहले बताऊंगा कि तुम्हारे क्या स्टेटमेंट। देखो बच्चों, मैं आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होने जा रहा हूं, आपके पास्ट में इन्वॉल्व होने जा रहा हूं। आपको यकीन भी नहीं होगा कि जो आपने स्टेटमेंट दिए थे वो मुझे पता है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। और उन स्टेटमेंट को अब आगे जाके अपनी कमजोरी ना बनने दें, उसके लिए हमें क्या प्रयास करने वो मैं समझा के जाऊंगा आज। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है बच्चों। आओ देखते हैं। क्या देखिए, आप जब थोड़े नंबरों से रह गए थे तो क्या आपकी असफलता में इन स्टेटमेंट्स का कोई योगदान था क्या, है ना? तो अब अपन देखते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट रहे थे। तो देखो बच्चों, आपके जो समस्याएं आई थी उनमें देखो ये स्टेटमेंट निकल कर आए होंगे कि आता तो सब था पर पेपर छूट गया। आता तो सब था सर, पर पेपर छूट गया। आता तो सब था, आता तो सब था पर पेपर छूट गया। कॉमन मिस्टेक, आता तो सब था पेपर छूट गया। अब इसके रीजन क्या है सर? एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। जैसे अभी नीट 2022 में बच्चों का स्टेटमेंट निकल गया, सर बायो बहुत लेंथी आई थी और हमने पहले बायो अटेम्प्ट कर दी तो हमारा समय निकल गया सर, 1.5 से पौने 2 घंटे बायो में लग गए, तो सर हमारे हाथ पैर भूल गए और हम आगे कोई काम ही नहीं कर पाए। तो क्वेश्चन में टाइम वेस्ट बहुत हो गया। इन जनरल बच्चा क्या करता है, एक क्वेश्चन को में हैंग हो जाता है। तो बच्चों, जो क्वेश्चन लेंथी है उसको छोड़ के आगे बढ़ो। ये इन चीजों पे सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन लेंथी है, जिसकी लेंथ ज्यादा है, उसको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। सर क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, सर पेपर तो पूरा अटेम्प्ट हो गया, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया तो सर हमारा आंसर गलत आ गया। ये क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। क्वेश्चन गलत में क्या होता है सर? यूनिट का ध्यान नहीं दिया। कई बच्चे होते हैं यूनिट का ध्यान नहीं रखते, मीटर सेंटीमीटर ध्यान नहीं रख रहे हैं, पूछा क्या है ध्यान नहीं रख रहे, यूनिट का ध्यान नहीं दिया। एक होता है नोट करेक्ट, ढंग से नहीं पढ़ा सर, नोट करेक्ट, सर हमने नोट करेक्ट नहीं पढ़ा, इनकरेक्ट नहीं पढ़ा। आपके बायो में बहुत ज्यादा होता है नोट करेक्ट इनकरेक्ट, फिजिक्स में भी होता है नोट करेक्ट नहीं पढ़ा, इनकरेक्ट नहीं पढ़ा। तो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, हमने इन पे बेसिकली कभी वर्क किया ही नहीं। हमारे मार्क्स कम आए, हमने रिपीट करना चालू कर दिया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि हम इस रिपीट करते वक्त हम किन चीजों को इंप्रूव करेंगे। आप सिर्फ नॉलेज के पीछे भागते हो कि बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। बेटा, जो बच्चे रिजेक्ट होते हैं या 50-60 नंबर कम पढ़ रहे होते हैं, 500 नंबर 450 नंबर लाते हैं, वो सब घर आके टोटल करते तो उनके 650 के आसपास नंबर हो रहे होते हैं। इस कैलिबर के बच्चे के 650 नंबर हो रहे होते हैं, मिस्टेक इतनी ज्यादा होती है। तो बेटा बहुत ज्यादा नहीं, मिस्टेक को इंप्रूव करते हुए पढ़ाई करनी है। सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कॉमन स्टेटमेंट, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो सर कैलकुलेशन मिस्टेक से कैसे बचेंगे वो देखेंगे। ठीक है, फिर आता है सिली मिस्टेक हो गई। सिली मिस्टेक, व्हाट इज सिली मिस्टेक? ब्लंडर है। सिली मिस्टेक कुछ नहीं होती है, कंसेप्ट में मिस्टेक है आपके, कंसंट्रेशन में कमी है आपकी। ठीक है सर, घर आकर सब हो गए, वहां नहीं हुए। सर एग्जाम में नहीं हुआ, घर आके तो हमने सारे कर लिए, इसका मतलब आपका एग्जाम टेम्परामेंट नहीं है। इसको दूर करने के लिए आपको क्लास में जब टीचर पढ़ाते हैं, हर टीचर अपनी मेहनत के साथ पढ़ाता है, जब भी टीचर पढ़ाते हैं हर कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन करवाते हैं, उन क्वेश्चन को आप क्लास में अटेम्प्ट करें। आपकी आदत ही नहीं है क्लास में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, आप क्या करते हो घर जाके कर लेंगे, अभी तो नोट कर लेते हैं। बेटा आप रट रहे हो, फिजिक्स में आपको खुद कैलकुलेशन प्रैक्टिस, खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है सर। सर बाहर निकला तो लगा डॉक्टर बन गया। कई बच्चे बाहर निकलते कॉलर खड़ी कर लेते हैं, पापा मिलते हैं और बेटा कैसा पेपर हुआ, पापा डॉक्टर लगा के बात करो, अपॉइंटमेंट लिया है क्या, ऐसे स्टेटमेंट देने लगते हैं। ठीक है बेटा, तो बाहर निकला था तो सर लगा डॉक्टर बन गया, लेकिन घर जाके जब की चेक करी तो डैश 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 डैश, की चेक करी तो सर ये भी गलत वो भी गलत। तो बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है? कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? तो आता तो सब था, पेपर छूट गया, क्वेश्चन में बहुत टाइम वेस्ट हो गया, यूनिट ध्यान से नहीं पढ़ी, नोट करेक्ट ध्यान से नहीं पढ़ा। ठीक है सर, सिली मिस्टेक हो गई, सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ठीक है, घर पे बाहर निकला तो डॉक्टर बन गया था, लेकिन सर घर जाके की चेक करी तो सब, सर घर पे आके सब हो गए, वहां नहीं हुए थे। तो ये वो चीजें हैं, ये वो कारण है जो आपके जो होता है ना सक्सेस के रास्ते में जबरदस्त बाधा है, दीवार बन के खड़े हैं। इस दीवार को तोड़नी है। ठीक है, इस दीवार को बातों से नहीं तोड़ा जा सकता, इसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। बेटा इस दुनिया में सबसे टफ टास्क है अपनी गलतियों को इंप्रूव करना। आप देख लो, हर व्यक्ति, आपके कोई दोस्त होंगे, उनका नेचर आपने देखा होगा, कोई शॉर्ट टेम्पर्ड है तो वो शॉर्ट टेम्पर्ड ही रहता है।
आप कितना ही समझा लो, आप 10-10 साल से उसके दोस्त हो, लेकिन गुस्सा जल्दी आता तो आता है, दिस इज नेचर। तो जो बच्चे का नेचर होता है उसको सुधारने के लिए बहुत वक्त लगता है। तो आप इन मिस्टेक को अगर आप ये सोचते हो ना ऐसे ही इंप्रूव हो जाएगी, ऐसे ही कभी कोई मिस्टेक इंप्रूव नहीं होगी, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और उस मेहनत को कैसे करना वो मैं आपको, वो गाइड मैं आज करने जा रहा हूं आपको। बेटा आज का लेक्चर आपकी जिंदगी में बहुत जबरदस्त परिवर्तन लाएगा। सर आप इतने श्योर कैसे हो? बेटा मैंने फर्स्ट रैंक, एक बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ था 2008 में, 2009 में आरपीएमटी ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक बनते हुए देखी है। रिजेक्शन से फर्स्ट रैंक, इतना बड़ा अंतर देखा है मैंने सिर्फ इंप्रूवमेंट से, सिर्फ मिस्टेक सुधारने से। नॉलेज तो 2008 में भी था उस बच्ची को, सुमन चौधरी नाम है, 2008 में भी वो इंटेलिजेंट बच्ची थी, लेकिन 2009 में उसने सिर्फ मिस्टेक इंप्रूव करी और उसकी फर्स्ट रैंक आई आरपीएमटी में। तो बेटा इतने बड़े परिवर्तन होते हुए भी देखे मैंने, ठीक है। चलो अभी तो देखो, तो अब देखना बच्चों, जो चीजें, जो मिस्टेक आपसे अब तक होती आई है 2022 तक, उसको 2023 में नहीं होने देना है। उसके लिए मैं आपके लिए कुछ चीजें लेके आया हूं। कुछ होता ना जैसे प्रतिज्ञा, हम आज कुछ प्रण लेंगे, काम ये चीजें पूरे साल ध्यान रखते हुए मेहनत करेंगे। बेटा जोश अपनी जगह, जुनून अपनी जगह, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपनी जगह, लेकिन बच्चों इन सब के साथ आपको मिस्टेक इंप्रूव करते हुए मेहनत करनी है। एक केले के छिलके से आप फिसल के गिरते हो, कोई बुरी बात नहीं, पहली बार आपको ध्यान नहीं था, लेकिन दूसरी बार अगर उसी छिलके से आप वापस फिसल के गिरते हो तो आपसे मूर्ख इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। बेटा दूसरी बार उस छिलके से, पहली बात तो आपको दूसरों को गिरते हुए देख के ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार आपसे मिस्टेक हो गई, माफ है, लेकिन दूसरी बार मिस्टेक कोई गुनाह है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन रीड, देखो बेटा कुछ नियम है जिनको आपको फॉलो करना है। अगर रोड में लेफ्ट साइड में गाड़ी चलानी तो लेफ्ट साइड में चलानी, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। रीड क्वेश्चन एंड ऑल 4 ऑप्शन केयरफुली। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है तो नोट करेक्ट की मिस्टेक नहीं करोगे, अंडरलाइन करो नोट करेक्ट को, आदत डाल लो, नहीं तो गलती होगी, फिर होगी। नोट करेक्ट को अंडरलाइन डालो, ठीक है। यूनिट क्या दी अंडरलाइन डालो, गिवन डेटाज अंडरलाइन डालो, और जो पूछा उसको अंडरलाइन करो। बेटा तुम्हारी आदत क्या है? आधी स्टोरी अगले की सुनते हो, आधी अपनी बना लेते हो। जैसे ही अगला कुछ बोलना चालू करता है, शुरू में सुनते हो, अरे हाँ 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 ये तो देखा हुआ है। जैसे ही आपके मन में आता है ये देखा हुआ है, आगे आप वही करते हो जो आप करते आए हो, और अगले ने थोड़ा सा चेंजेस कर दिया क्वेश्चन में, ये खत्म हो गए, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, इत्मीनान से, कंसंट्रेशन के साथ। उस समय आपके दिमाग में और कोई चीज नहीं चलनी चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन ही पढ़ रहे हो। मेरा क्या होगा, वो क्या सोचेगा, कुछ नहीं सोचना है। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, एक होती है ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। 2022 नीट में आए हुए क्वेश्चन बताऊंगा मैं, आज तक यही स्टेटमेंट बच्चों को देता आया हूं, आज नहीं दे रहा हूं, पहले भी यही देता आया हूं। 2022 में क्वेश्चन बताऊंगा जो ऑप्शन एलिमिनेशन से करके बताऊंगा तुम्हें। आपको ज्ञान अधूरा है, उस क्वेश्चन का ज्ञान अधूरा, फिर भी क्वेश्चन सही कर देंगे अपन, अभी देखेंगे। तो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, रफ कैलकुलेशन। आपको आज मैं कैलकुलेशन, रफ कैलकुलेशन की इंपॉर्टेंस समझाऊंगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ रफ कैलकुलेशन, ठीक है। लर्न फिजिकल कांस्टेंट एंड फॉर्मूलाज। कई बच्चे सोचते हैं कि फिजिक्स को हम सारा लॉजिक से कर लेंगे, है ना, सारी चीजें हमारे को पता, और कुछ जो लास्ट टाइम पे याद करके जाने वाली चीजें होती है याद करके नहीं जाते हैं। पता पड़ा एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं आया, इससे बड़ी ब्लंडर क्या हो। तो कुछ फॉर्मूलाज हैं जो याद करने ही पड़ेंगे। डाइपोल के थीटा एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, तो वो तो याद करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक वाला, मैग्नेट में मैग्नेट वाला, याद करना पड़ेगा। उसमें अब कोई आपको क्या याद उस समय बता देगा। तो फॉर्मूलाज याद करने, कुछ कांस्टेंट्स होते हैं फिजिकल कांस्टेंट, जैसे स्टीफन कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, म्यू की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, है ना, वो सब याद करनी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सब याद कर, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू सब याद करनी पड़ेगी, वो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आप उम्मीद करोगे वीन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट की वैल्यू, आप उम्मीद करोगे वहां एग्जाम में मिल जाएगा, नहीं दिया अगले ने, आप बोलो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, आइस, स्टीम, फिर वाटर का एस, आइस का एस, याद करके जाओ, ठीक है। सिली मिस्टेक क्या है? बी अवेयर फ्रॉम सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक से बचे, ठीक है। और सिली मिस्टेक से आप तब बच पाओगे जब किसी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करोगे, अभी बताऊंगा मैं। अगर आपने किसी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर दिया तो आप जल्दी में आ जाओगे, और जब आप जल्दीबाजी करोगे तो सिली मिस्टेक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चों सिली मिस्टेक से बचना है तो आप चाह के नहीं, चाह के कोई गलती नहीं करता, सिली मिस्टेक से बचना है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी इंस्टेंट पे, और टाइम वेस्ट तब नहीं होगा जब क्वेश्चन सही सेलेक्ट करना आते होंगे। बेटा राहुल द्रविड़ वाज द बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया, तो वो क्या करता था, वो क्यों अच्छा था टेस्ट में, और क्यों T20 जैसा, ऐसा थोड़ी जो टेस्ट में अच्छा वो T20 में भी अच्छा। पुजारा, चेतेश्वर पुजारा क्यों टेस्ट में अच्छा है? क्योंकि वो जो बाउंस बॉल होती है उसको लेफ्ट करना जानते हैं, वेल लेफ्ट, तो वो गलत बॉलों को खेलते ही नहीं है, और जब गलत बॉलों को नहीं खेलते तो उनके आउट होने की प्रोबेबिलिटी घट जाती है।
इसीलिए वो अच्छे बैट्समैन कहलाते हैं, वो ज्यादा रन बना पाते हैं। और एक होता है जो बैट्समैन T20 की तरह जो बाउंसर होती है उस पर भी शॉट लगा देता है, तो वो आउट हो जाते हैं। तो बस यही है। तो आपको क्या करना है, बाउंसर लेफ्ट करने हैं, जो भी क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले उनको लेफ्ट कर दो, ताकि क्या इजी सारे अटेम्प्ट हो जाए। तो आपकी वो जो है ना, पेपर छूट गया, आता तो सब था पेपर छूट गया, वो मिस्टेक खत्म हो जाएगी, सिली मिस्टेक ओवरकम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आपका टाइम वेस्ट ही नहीं होगा तो आप जल्दीबाजी नहीं करोगे, जल्दीबाजी नहीं करोगे, सिली मिस्टेक नहीं होगी। बेटा मेरी खुद की फर्स्ट रैंक बनी थी आरपीटी 2004 में, उसका रीजन ये था कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज थी, तो मेरी एक्यूरेसी ज्यादा थी, मेरा सिलेक्शन होने के चांस बढ़ गए, इनफैक्ट रैंक आ गई। ठीक है, अच्छा, फिल ओएमआर प्रॉपरली एंड केयरफुली। बेटा ये जितने भी रीजन मैंने दिए हैं ना आपको और उनके सॉल्यूशन बता रहा हूं, वो रीजन आपके रहे होंगे रिजेक्शन में, उनको दूर कर लो, और उनको दूर करने के तरीके बता रहा हूं। ओएमआर सर हमने कर तो सब सही दिया था, लेकिन ओएमआर में 3 की जगह 2 भर के आ गए। सर ओएमआर एक साथ बढ़ी तो एक स्किप कर गया तो वो सारे ही गलत फिल हो गए। सर फिजिक्स की केमिस्ट्री में बढ़ दी, केमिस्ट्री की फिजिक्स में बढ़ दी। समझ गया? ये निकल के आते रीजन। तो ओएमआर में क्या मिस्टेक होती है, 2 भरना था और ऑप्शन 2 टिक करके आ गया, जबकि आंसर 2 आ रहा था। बेटा ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, तेरे को नीट 2022 में आए हुए 2 क्वेश्चन बताऊंगा ऐसे, जिसमें ये हुआ है बच्चों के साथ, आपके साथ भी हो सकता है हुआ हो, तो उसको दूर करना है। तो बच्चों ये वो मेरी नजरों में चीजें हैं जिनको इंप्रूव करके आप मिस्टेक से बच सकते हो और आपकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये पूरे साल में आपको सिखाता रहूंगा अपने बैच में, लेकिन अभी मैं आपको इन चीजों से रूबरू करवा रहा हूं ताकि आप अगला जो प्रयास करने की कोशिश करें उसको प्रोबेबिलिटी, सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ा के करें। ठीक है, ऐसे ही तुक्के में चालू ना हो जाए आप, जोश खाया कि इस बार ज्यादा पढ़ूंगा। बेटा पढ़ता तो तू है, अगर किसी ने पहले 450-500 नंबर लाए हो तो पढ़ाई तो आपने करी है, ऐसा नहीं पढ़ाई कर रहे बिना इतने नंबर लिया है। वो जो आपके नंबर 650 आ सकते थे, आप टोटल करो, आप नीट 2022 के आपके नंबर टोटल करो कितने आने चाहिए थे, तो आपके निकलेंगे 650। कितने आए? 400, 450। तो ये गैप क्यों रह गया? उनके रीजन है, ये इंप्रूव करना है आपको, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चनों से देखते हैं, जो बातें मैंने थ्योरेटिकल बोली उनको क्वेश्चनों से देखते, फील करते। आओ क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 में M1 L2 T-2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है बेटा, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा है ना, आप ये मत सोचना मेरे को ये चीज नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं जो बातें बोल रहा हूं वो सुन, क्वेश्चन से मेरे को मतलब नहीं है, और जिनको आता है वो मेरे साथ साथ चलो। तो M1 L2 T-2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ। ठीक है, तो वर्क का होता है, ये सबको पता है वर्क का, है ना बेटा? तेरे को पता है नहीं पता, तू तो मेरी बातें सुन, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, और जिनको पता है वो देखो, M1 L2 T-2 वर्क, मैंने टिक कर दिया वर्क। तो जैसे ही हमने वर्क टिक कर दिया, बिल्कुल सही है, M1 L2 T-2 और आगे बढ़ गया। बेटा अब चारों ऑप्शन पढ़, मैंने कहा था ना रीड ऑल 4 ऑप्शन केयरफुली। जिस बच्चे ने मेरी वो बात सुनी होती और चारों ऑप्शन ढंग से पढ़ता तो नो डाउट वर्क तो राइट है, फोर्स गलत है, क्योंकि फोर्स का M1 L1 T-2 होता है, लेकिन बच्चों टॉर्क भी तो राइट है, टॉर्क भी तो F इंटू आर क्रॉस F होता है, तो R हो गई लेंथ, F हो गया फोर्स, ये भी तो वर्क डन के इक्विवेलेंट है। तो क्या मैं बोल दूं टॉर्क और ये, और देखो D में था बोथ A एंड C, तो आंसर D होगा, न कि ये। हेलो, अब सोच ले, तुम जल्दी जल्दी में अगर 4 ऑप्शन नहीं पढ़ोगे तो क्या पहला टिक करके आगे नहीं बढ़ जाओगे? 99% लोग आगे बढ़ जाएंगे, और ऐसा कभी ना कभी आपके साथ हुआ होगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो आज के बाद एक नियम बना ली, हम काली माँ की कसम, अरे काली माँ मतलब माँ काली, है ना, माँ काली की कसम खाते कि सर आज के बाद 4 ऑप्शन पढ़ेंगे। तो पहला नियम बन गया अपना 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, नहीं तो इस टाइप की मिस्टेक होगी। बायो में बहुत ज्यादा होता है, ऑल आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, एंड सी आर करेक्ट, होता है या नहीं होता है? तो यस सर, हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया था, यही तो ध्यान देना बेटा, ऐसी कई चीजें सिखाता रहूंगा, अभी चुपचाप सुनता जा। तो 4 ऑप्शन पढ़ेंगे सर, आज के बाद हमारे से ये गलती कभी नहीं होगी, और अगर मैं वादा करता हूं तेरे से, अगर तेने 4 ऑप्शन पढ़े तो तेरी ये सारी गलतियां सुधर जाएगी। डी ऑप्शन में कमाल होता है, ध्यान रखना, डी ऑप्शन में गुमराह कर देता है, सारा पासा पलट के रख देता है वो। ठीक है सर, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओम्स लॉ इज करेक्ट? 10th क्लास में पढ़ा, मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन उठाया, ओम्स लॉ के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक है, अब देखो, तो ओम्स लॉ इज ट्रू फॉर ऑल मटेरियल, नहीं, जैसे कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, तो कंडक्टर के लिए ट्रू है, यस, कंडक्टर ओमिक डिवाइस होता है, पता है आपको, तो ओम्स लॉ कंडक्टर के लिए लगता है, ओम का नियम चालकों के लिए लगता है। हाँ,
क्या ये सेमीकंडक्टर के लिए? नहीं, जितनी भी सेमीकंडक्टर, जितनी भी अर्धचालक युक्तियां वो सब नॉन ओमिक होती है। तो बच्चा क्या करता है, ये बी टिक करके आगे बढ़ गया। फिर वही बात, बी टिक करके आप आगे चले गए, अब आप डी पढ़ो। अगर आपने मेरी बात सुनी होती, चारों ऑप्शन पढ़े होते तो गलती नहीं होती, नहीं तो बी टिक करके आगे बढ़ गए आप तो। अब इधर देख, ओम्स लॉ इज ट्रू व्हेन रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता ऑफ ए मटेरियल, किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बात है, अगर रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चेंज होगी तो फिर ओम्स लॉ कैसे लगेगा? रेजिस्टिविटी चेंज होगी, रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो V प्रोपोर्शनल टू I रहेगा ही नहीं। समझ में आ गई? तो देखो डी ऑप्शन में उसने थोड़ा सा घुमा के बात कर दी। तो कंडक्टर की अगर रेजिस्टिविटी चेंज हो रही होगी तो ओम्स लॉ कैसे लगाओगे? तो आंसर हमें ये लग रहा था, क्योंकि इन जनरल हम ये सुनते हैं, लेकिन आज उसने थोड़ा सा डी ऑप्शन अलग कर दिया। तो अगर हम डी पढ़ते तो हमें पता पड़ जाता बी में क्यों नहीं होगा। तो चारों ऑप्शन पढ़ने की आदत डाल ले बेटा। 2 क्वेश्चनों से तेरे को क्लियर कर दी मैंने ये बात। अब सर हम जब नीट 2023 की तैयारी करेंगे तो ये गलती कभी नहीं करेंगे, हम कसम खाते हैं। ओके चल बेटा, अगर तू कसम खाएगा और नहीं करेगा तो तेरे सिलेक्शन के चांस वैसे ही बढ़ गए बेटा। ऐसे नंबर जब कटते तो बहुत दुख होता है, समझ गया? एक बच्चा जिसको नहीं आता है और वो रिजेक्ट होता तो वो उतना दुखी नहीं होता है। जैसे मेरे 68% बनते थे तो भी खुश रहता था क्योंकि पढ़ता ही नहीं था। लेकिन एक बच्चा जिसने पूरे साल बहुत मेहनत करी, उसके 70 भी बनते थे, वो दुखी होता है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था 85-90 की, 85 to 90 की। तो बेटा आप जो डिजर्व करते वो आपको मिलना चाहिए, बस हमारा एम यही है ना? डिजर्व करोगे तो लेके जाओ। अब देखो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक मैंने बताई थी आपको, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। जैसे क्वेश्चन है बच्चों, ये अभी नीट 2022 का ताजा ताजा आया इसी साल, उठा के देख ले पेपर तू, ताजा ताजा इसी साल का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? मैं थोड़ा सा फास्ट बता देता हूं। 2 स्टेटमेंट दिए थे, हिंदी इंग्लिश सब सुनना। 2 स्टेटमेंट दिए थे, उसमें से एक स्टेटमेंट था कि क्या है, द स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शेयरिंग मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के जो मटेरियल है उसके शेयरिंग मॉड्यूलस से डिफाइन होती है। मान लो मुझे ये नहीं पता, मान लो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता, ठीक है, कोई बात नहीं, घबराओ मत, सेकेंड स्टेटमेंट भी पढ़ो, ठीक है। ए कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन स्टील स्प्रिंग ऑफ सेम डायमेंशन। बेटा आपको पता है ना, ये मैंने डिस्कस भी पता है ना, कॉपर लचीला होता है, तभी तो उसके वायर वगैरह बेटा उसको आराम से खींच सकते हो, इलंगेट कर सकते हो, है ना। तो कॉपर एक लचीला मटेरियल है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती, स्टील की ज्यादा होती है। तो मुझे यह पता है कि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। मुझे पहले स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे यह पता है सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब मैं 4 ऑप्शन पढ़ता हूं। देखो इन्होंने लिखा है रीजन, सेकंड स्टेटमेंट मतलब रीजन, तो इन्होंने लिखा है रीजन इज ट्रू। ये आर को ट्रू बता रहा पहला ऑप्शन। मैं एसरेशन को देख ही नहीं रहा, मैं ए को देख ही नहीं रहा, मैं तो रीजन को देख रहा हूं। तो रीजन ट्रू बता रहा है, गलत, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं रीजन तो फॉल्स है। स्टील ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ रखता है, ठीक है। यहां पे भी देखो है ना, आर इसका, ये दोनों को ट्रू बता रहा, आर को ट्रू बता रहा, तो आर को ट्रू बता रहा, ये भी आर को ट्रू बता रहा, गलत। ये एकमात्र स्टेटमेंट था जो आर को फॉल्स बता रहा था। तो उन्होंने तेरे को एसर्शन रीजन में से सिर्फ रीजन से क्वेश्चन करवा दिया, और उनको ये पता था, ये रीजन सबको पता होता है कि स्टील ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ रखता है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन एलिमिनेशन की ताकत देखी, तो ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत पावर है। आप चारों ऑप्शन में से जो नहीं आंसर है उनको काट दो, कई बार एक ही बचता है। तो अगर मेरे को क्वेश्चन के बारे में ज्यादा खास कुछ पता नहीं है, तो जो कंफर्म पता है कि नहीं हो सकते वो उड़ा दे। और देखो ऑप्शन एलिमिनेशन में ये देखो, ये भी इसी साल का है, नीट 2022 का क्वेश्चन। याद है 4 इधर आपको क्वांटिटीज दे दी थी और 4 इधर कॉलम 2 में उनके डायमेंशनल फॉर्मूला दे दिए थे और मैच कराना था। तो देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यानी कि स्मॉल जी हो गया ये, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सबको पता होता है L1T-2, है ना, L1T-2। तो ये मैच करेगा 3 से, तो D मैच करेगा 3 से, तो D मैच करेगा 3 से, तो ये गलत हो गया, एक ऑप्शन गया D, क्योंकि D मैच करेगा 3 से, इन तीनों में 3 से मैच कर रहा देखो, लेकिन D में नहीं कर रहा तो D उड़ा दिया। कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी तीनों उड़ जाए, D उड़ गया। तो अब देखो, तो धीरे धीरे अब आ जाओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है? यूनिट मास को मूव करने में वर्क डन, तो वर्क अपॉन मास। तो M1 L2T-2 में से M हटा दो, तो L2T-2, तो मैं बोल दूं ये 1 से मैच कर रहा है। तो अब देखो C1 से मैच करना चाहिए, तो ये गया, ये 2 बचे, C1 से मैच कर रहा है, ये 2 बचे। क्लियर है? कोई बात नहीं, आपके ऑप्शन कटते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ, ये 2 बचे, है ना। पहला वाला देख लो, अच्छा छोड़ो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाओ। पोटेंशियल एनर्जी में
एम मास को ले जाने में वर्क डन होता है, वो यूनिट मास के लिए वर्क था, ये पूरे एम मास के लिए वर्क था। तो अच्छा एनर्जी तो m1l2t-2 होती है, तो एनर्जी हो जाएगी m1l2t-2। बेटा आप ये देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, नॉलेज अगर आपको ये नहीं पता है डायमेंशनल फॉर्मूला कोई बात नहीं, वो तो आप सीखोगे, आप कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये देखो ऑप्शन एलिमिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो m1l2t-2, तो m1l2t-2 इसमें आ रहा है, तो मैं बोल दूं फोर्थ से मैच कर रहा है, तो बी फोर्थ से मैच कर रहा है, तो बी फोर्थ से इसमें कर रहा है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर इज दिस। मैं कह रहा हूं मेरे को जी नहीं निकालना पड़ा ना, तो मेरा कुछ तो टाइम बचा, ठीक है। चलो तो ऑप्शन एलिमिनेशन की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं मैं, ये भी आप ट्राई करोगे। देखो इसमें भी एक्सरे, आपको इन सब में मैं कह रहा हूं चार में से मैं कह रहा हूं चारों का नॉलेज नहीं है, पर एक्सरे का नॉलेज सबको होता है। 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, और 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास का मतलब इससे मैच कर रही है, तो मैं बोल दूं D1 से मैच कर रहा है, तो D1 से ये देखिए गया, ये D1 से इसमें आ गया। उसके बाद देखो FM, AM रेडियो वेव, AM सबको पता है, FM चलता है, मैंने बताया था FM चलता है किसमें, 100 मेगाहर्ट्ज, चिंगम बोए फलाना बोए, है ना, सुहाना सफन वो 100 मेगाहर्ट्ज के आसपास चलता है FM। तो AM क्या होता है, AM उससे कम रेंज वाला 1000 किलोहर्ट्ज के आसपास, मतलब 10⁻6 1 मेगाहर्ट्ज के आसपास आता है। हेलो, FM चलता है 100 मेगाहर्ट्ज के पास, वो चलता है 1000 किलोहर्ट्ज के पास, यानी कि 1 मेगाहर्ट्ज के आसपास, थोड़े कम रेंज होती है उसकी, कम फ्रीक्वेंसी होती है। तो 1 मेगाहर्ट्ज के आसपास यानी कि 10⁻6 हर्ट्ज। तो अब लेमडा निकाल लूंगा तो C/ν हो जाएगा ना, तो C/ν। ए बेटा नॉलेज पे मत जा, तू तो ये देख कि सर ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं बस, और नॉलेज है तो देख ले, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो 300 मीटर के आसपास यानी कि 100 मीटर के आसपास आएगा ये, तो ये सेकंड से मैच कर जाएगा। AM वेव सेकंड से मैच करेगी, तो AM वेव क्या गई रे, AM वेव सेकंड से मैच करेगी मीटर में, तो 100 मीटर के आसपास, तो सेकंड से मैच कर जाएगी AM वेव। तो ए वाला सेकंड से, ये देखा अब एक ही बचा, ये दोनों कैंसिल हो गए, देखो जो बचे थे वो कैंसिल हो गए सब, तो आंसर इज ए। तो देखो मेरे को माइक्रोवेव मान लो पता ही नहीं थी, इंफ्रारेड मान लो मेरे को पता ही नहीं थी फ्रीक्वेंसी इसमें लेमडा में, तो भी देख ले मैंने क्वेश्चन कर दिया। एक्सरे से ही हो जाता, लेकिन एक्सरे से कुछ ऑप्शन बच गया तो मैंने AM वेव से कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब जो डर गया वो खत्म हो गया, और जिनको एक दो बातें भी पता थी उनके मैच द कॉलम से ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो सर ऑप्शन एलिमिनेशन की ताकत समझ में आ गई, चारों ऑप्शन पढ़ने की ताकत समझ में आ गई। तो दो चीजें सीख ली हमने, ऑप्शन एलिमिनेशन और चारों ऑप्शन हम केयरफुली रीड करेंगे। अब आ जाओ आगे। हाँ अब ये देखो, अब क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला, देखो वैसे ही आ गया, M1 L-1 T-2, है ना। तो अब बच्चा चेक करता है ना, और ये बोथ A एंड C देखता है, तो A को भी चेक करता है, C को भी चेक करता है। जैसे देखो C क्या हो गया, तो अब बच्चा समझता है डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये देखता है और आगे की स्टोरी अपने आप बना लेता है और चेक करना चालू कर देता है। तो प्रेशर क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हो गया M1 L-1 T-2 अपॉन एरिया हो गया L2। तो बच्चे का आंसर आ गया M1 L-1 T-2। ठीक है, कहां चला गया, M1 L-1 T-2। तो वो देखता है हाँ यार फोर्स का, देखो M1 L-1 T-2, तो प्रेशर भी है, फिर इसको चेक करता है एनर्जी डेंसिटी को, तो यह क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होती है एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी हो गई M1 L2 T-2 अपॉन वॉल्यूम L3। तो उसका आंसर आ जाता फिर से M1 L-1 T-2, तो उसको लग जाता है ये दोनों। तो आपने पढ़ा M1 L-1 T-2, चारों ऑप्शन देखे, क्योंकि मैंने बोला था चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, तो आपने चारों ऑप्शन पढ़े। फिर आपने देखा डी में बहुत A एंड C दिया हुआ, तो आप अलर्ट हो गए, अच्छी बात है बहुत, और A और C दोनों को चेक करा, दोनों से आंसर आ रहा है, और आप टिक करके आ गए डी। और आपकी जो कॉन्फिडेंस है उसको और आग, वो था ना आग में घी डालने का काम किसने करा, बहुत A एंड C ने। चलो अब आपने घर आके की चेक करी और आपका आंसर गलत निकल गया। देखो अगले ने आपके साथ कितना तगड़ा गेम खेला, आपने ऑप्शन तो चारों पढ़ लिए, मेरी बात बहुत ध्यान से रखी और बहुत केयरफुली पढ़े, लेकिन आपने क्वेश्चन केयरफुली नहीं पढ़ा। देखो नॉट, अब आपने यहां तक की स्टोरी तो अगले की सुनी और आगे की स्टोरी अपनी मर्जी से बना दी, क्या कि M1 L-1 T-2 किसका डायमेंशनल फॉर्मूला, यही पूछ रहा होगा। डी में बहुत A एंड C है, आपने A और C को ध्यान से चेक कर लिया और आप फिर वही कॉन्फिडेंस आ गया आपको कि अरे यार मैं तो बहुत तगड़ा हूं। बेटा गलत हो गया, क्योंकि अगले ने बहुत उस्तादी कर दी, नॉट और लगा दिया, नॉट रिप्रेजेंट। ध्यान देना बच्चों, नॉट रिप्रेजेंट। अब समझ में आई, मैंने कहा था क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़े, कंसंट्रेशन के साथ पढ़े। नॉट रिप्रेजेंट, नॉट रिप्रेजेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, नॉट।
तो सर हम क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ेंगे, नॉट करेक्ट पूछेगा, इनकरेक्ट पूछेगा, अंडरलाइन करेंगे, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे, फोर्थ में ऑल आर करेक्ट और बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड बी देगा तो उसको भी देखेंगे। आया आनंद? सर मजा आ गया, ठीक है सर। तो सर चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे। अब आ जाओ, फिर मैंने बताया था रफ कैलकुलेशन। सर व्हाट डू मीन बाय रफ कैलकुलेशन? बेटा कई बार क्या होता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा दे देता है क्वेश्चन में और बच्चा क्या करता है, कैलकुलेशन करने बैठ जाता है। अब देखो जैसे ये है, मैं बहुत आसान आसान चीजें ली क्योंकि मेरा पढ़ाना एम नहीं है, मेरा एम ये है कि कैसे हम पूरे साल पढ़ेंगे और 2023 में सिलेक्शन को एश्योर करने की कोशिश करेंगे, जो लोग करना चाहते हैं वो, है ना बेटा। मैं कोई वो नहीं कर रहा हूं यहां, ठीक है। चलो अब देखो, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और एनर्जी पूछी है जूल में। तो बच्चों आपको पता है एनर्जी बराबर होता है एच न्यू और एच की वैल्यू होती है 6.6। अब देखो जिसको प्लैंक कांस्टेंट नहीं पता बर्बाद हो गए सब, मत याद करो। मैंने कहा था ना कांस्टेंट याद करके जाना सारे और फॉर्मूले याद करके जाना। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता तो खत्म, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू नहीं रटी हुई है तो खत्म, ठीक है सर। -34 इंटू न्यू 1.2 इंटू 10 की घात 15। तो ये देखो ये दोनों ऐड करें। अब देखो सुनना, अब 6.6 इंटू 1.2 तो ये आ जाएगा 6.6 इंटू 1.2, 12 2 1 एक कैरी फॉरवर्ड 1 हो गया ना, 12 13। बेटा थोड़ी अंग्रेजी कमजोर, हाँ 927 7.92। ओके तो ये तो हो गई इसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन और पावर हो गया ये 15 और ये तो 10 की घात -15 घटा 19 है ना। तो ये 7.92 इंटू 10 की पावर -19 जूल, तो ये आंसर आ गया। लेकिन बच्चों तुमने ये कैलकुलेशन करी क्यों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराई क्यों? 6.6 इंटू 1.2 आप मल्टीप्लाई मत करते, और आपको ये पता है ना 6.6 और 1.2 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 6.6 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा लेकिन रहेगा सिंगल डिजिट। बेटा डबल डिजिट भी तो हो सकता था, कई बार पावर में देखो 10 की घात -18 भी तो दी है। तो बेटा अक्कल लगाना है तो पूरी लगाना, तो 10 की घात -19 -18 -17 बहुत आसपास है सब। तो आप ये देखो 6.6 1.2 से मल्टीप्लाई होकर डबल डिजिट तो नहीं बना रहा, नहीं, क्योंकि 6.6 का 1.5 गुना 10 होगा। 6.6 में 3.3 और ऐड करूंगा तो लगभग 10 होगा, तो 1.5 नहीं आता तब तक वो डबल डिजिट नहीं बना रहा। ध्यान रखना, पता पड़ा रफ कैलकुलेशन करी और गलत करिए, उल्टा सुल्टा करिए है, तो रफ कैलकुलेशन जब करोगे तो थोड़ा ध्यान रखना। तो मैं बोल दूं बच्चों 6.6 इंटू 1.2 विल बी सिंगल डिजिट, ठीक है। तो अब मैं बोल दूं पावर इन दोनों से मिलने वाली है, तो इन दोनों की पावर देखी तो -34 प्लस 15 -19, तो आंसर वुड बी -19 क्योंकि सिंगल डिजिट और -19, तो ये कैलकुलेशन मैं छोड़ दूंगा। समझ में आ गई? मेरा टाइम बचेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी, मिस्टेक होने के चांस घटेंगे। जितनी कम कैलकुलेशन करोगे उतनी कम मिस्टेक होगी। आपने सुना होगा तुम्हारी मम्मी और ताई जी बातें करती होगी, तुम्हारी मम्मी तुम्हें कहती होगी कि यार देख मेरे को तो तेरी दादी बहुत डांटती है, सारा काम मैं ही करती हूं तो गलती तो होती है, तेरी ताई जी तो कुछ करती नहीं है तो उनसे गलती नहीं होती, तो उनको डांट ही नहीं पड़ती। बिल्कुल सही कह रही मम्मी का दुख यह है कि मैं मेहनत करती हूं तो गलती, और जो मेहनत करेगा उससे गलती तो होगी। समझ में आ गई? जो कुछ करेगा ही नहीं उससे गलती कैसे होगी? तो आप एग्जाम में ज्यादा कैलकुलेशन करो ही मत, तो आपसे मिस्टेक होगी नहीं, और मिस्टेक होगी नहीं तो अपने आप मार्क्स आएंगे। समझ में आ गई? बेटा ये हमारा एक्सपीरियंस है, 50 में से लगभग पूरे 50 क्वेश्चन नोट से यूं के यूं उठ के आए हैं। एक क्वेश्चन आप ये देख लो, उसमें भी मैंने ये टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला तो बताया हुआ था, एक शेयरिंग का भली कभी बात नहीं हुई थी क्लास में, जो स्ट्रेंथ मैंने असर्शन बताया ना वो, बाकी सारी बातें हुई हुई है। समझ में? इनफैक्ट वो आईडीएल वाली भी बताई हुई है एनालॉजी। तो पूरा क्लास नोट्स एज इट इज छप के आता है, लाइनों की लाइनें बताऊंगा आपको जब बेच में आओगे ना। क्लास नोट्स की मैंने फोटो खींच रखी सारी, इधर का क्वेश्चन और वो लाइन पूरी यूं की यूं बताऊंगा। तो बस आप हमारे एक्सपीरियंस को लेके जाओ, ठीक है। ये तो ये देखो बेटा ऐसी ऐसी चीजें पता थी मेरे को। बेटा आप यूं समझो, कोई अगर मान लो टॉप कर रहा है तो वो यूं ही टॉप नहीं कर रहा है, तो क्या क्वालिटी रही वो आप लेके जाओ। जो आदमी मिले उसके अच्छे गुण ले लो और अवगुण छोड़ दो, बस जिंदगी में इंप्रूव करोगे, है ना। हमारी बातों से, हाँ। अब बस अब ये क्वेश्चन वो ये देखो फिर से मोमेंटम दिया है फोटोन का, ये AIPMT। अब कई बच्चे सोचते हैं सर ये तो आपने अपनी मर्जी से डेटा सेट कर दिए, ऐसे आते थोड़ी ये ले। AIPMT 2006 चाहे तो प्रीवियस ईयर में उठा के देख लेना, ये दी हुई है, फोटोन की एनर्जी दी हुई है, मोमेंटम पूछा है, मैं नहीं करा रहा हूं, तू करेगा खुद। तो मोमेंटम P बराबर E/C हो गया, बस सॉल्व कर लेना, पावर से हो जाएगा। E की वैल्यू दी हुई है 10 की घात 6 इंटू 1.6 करके कर लेना, आप खुद सॉल्व करेंगे, कर लोगे। तो ये फिर रफ कैलकुलेशन से करना, पावर देख लेना, ट्राई करना खुद। ये फिर से वही ट्राई करना आप। इसमें देखो पावर दी हुई है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और पूछा कितने फोटोन पर सेकंड एमिट होंगे, तो मैं बोल दूं माना n फोटोन पर सेकंड एमिट होंगे और एक फोटोन की एनर्जी h न्यू, तो इतनी एनर्जी पर सेकंड हो गई। n फोटोन पर सेकंड निकल रहे हैं और एक फोटोन की एनर्जी h न्यू है, तो
n इंटू एच न्यू, इतनी एनर्जी पर सेकंड निकल रही है, और वही बल्ब की पावर होगी इक्वल टू पावर, तो यहां से n निकाल देना, ये n फोटोन पर सेकंड, n बाई टी लिख दो, चलो ये n फोटोन पर सेकंड को n बाई टी लिख दो इंटू एच न्यू, तो मैं बोल दूं ये p अपॉन एच न्यू हो गया। बस अब पावर से कर लेना, और डिजिट का ध्यान रखना, डिजिट डबल या सिंगल है ना, पावर से कर लेना। ठीक है सर, मजा आ गया। ये देख लो ऑप्शन 16 17 पास पास है सब, तो पावर से बहुत ध्यान से करना, डिजिट का ध्यान रखते हुए। आप ट्राई करो खुद, ठीक है, और कमेंट करो नीचे, ए बेटा ये ट्राई करो और आप कमेंट करो कि बात मजा आया या नहीं आया, या समझ आई या नहीं आई। तो ये सारे मैंने एक ग्रुप बना बना के डाले हुए हैं, जिसमें रफ कैलकुलेशन से काम चल रहा है, वो सब एक ग्रुपिज्म कर दिया मैंने इसका। तो अगर आपको ये नॉलेज है तो आप ट्राई करके बताओ मेरे को। तो सर रफ कैलकुलेशन की इंपॉर्टेंस समझ में, इसी से टाइम बचेगा और एक्यूरेसी बढ़ेगी। आगे आ जाओ, ये एआईपीएम की 1999 का क्वेश्चन, ये देखो आपको दिया हुआ है, मेटल का वर्क फंक्शन दिया हुआ है और कट ऑफ वेवलेंथ पूछी है। आप जब पढ़ोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कट ऑफ वेवलेंथ यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और फोटोन की एनर्जी में ये रिलेशन है, 4 पॉइंट वर्क फंक्शन में रिलेशन है अपॉन 5, 12400 अपॉन 5, तो यहां से निकाल लो 12400 अपॉन 5। अब देखो 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4.125, बड़ी अजीब वैल्यू दी हुई है। अच्छा ये एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखोगे, तो ये सब आप पढ़ोगे। आपने उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें सॉरी केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, एटॉमिक वाले चैप्टर में ये दिया हुआ है, तुम्हारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केमिस्ट्री में भी दिया हुआ है, और फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में। ठीक है, तो ये अब आप अगर इमोशनल हो गए, अब देखो बायोलॉजी वाला बच्चा क्या करता है, बहुत इमोशनल होता है मेरा बच्चा। ठीक है, 4.125 डेसिमल उड़ाएगा, जीरो लगाएगा, बेटा घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे, ध्यान रखना। डेसिमल उड़ा रहा है, जीरो लगा रहा है, कर क्या रहा है तू, डॉक्टर बनने जा रहा है बेटा, दिमाग से काम ले। तो 4 का इसकी जिंदगी में बेचारे की कुछ बचा ही नहीं है, 4 ही है। 4.125 के एक लपड़ तो खींच के 4 है ये, तो 4 से डिवाइड कर, और जैसे ही 4 से डिवाइड करेगा 3100 आ गया। ए बेटा 4 से डिवाइड करना नहीं आता है, फिर मैं क्या करूं, 4 से डिवाइड कर, तो 4 3 जा 12, 4 1 जा, तो ये आ गया 3100, तो 3100 एंगस्ट्रॉम। लेकिन नीचे वाली चीज 4 नहीं है, 4 से ज्यादा है, तो आंसर इससे थोड़ा कम आएगा। तो 3100 से कम, तो 3100 से कम, 3100 थोड़ा सा कम, 3100 से थोड़ा सा कम, 3100 से ज्यादा आने का तो सवाल ही, ज्यादा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पर कम भी थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, कभी खुशी कभी गम, थोड़ा सा कम, 3100 से थोड़ा सा कम 3000। आया आनंद बेटा, आनंद आया क्या सर, मजा आ गया। तो रफ कैलकुलेशन की ताकत देखी, ये सब नीट एआईपीएमटी में आए हुए क्वेश्चन है 1999, ईयर इसलिए लिख रहा हूं, जाके देख लेना। ओके सर, ये अगला, ये फिर रफ कैलकुलेशन देखो, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, पावर दी हुई है, और नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कितने निकल रहे, वही पावर अपॉन एच न्यू कर देना, करना ट्राई। रफ कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं करेगा कोई भी। अगला है देखो, बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है और बाइंडिंग एनर्जी पूछी और मास डिफेक्ट दिया हुआ है, कर लेना, वही 931.6 का मल्टीप्लाई कर लेना। फिर से रफ कैलकुलेशन 931.6 की जगह 1000 कर देना, सर कर लेंगे। अगला भी यही देखो, एआईपीएमटी 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखो क्या पूछा है, द मास ऑफ Li7 इज इतना कम, किससे, लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स, उसके न्यूक्लियॉन्स के मासेस से 0.042 कम है, यानी कि मास डिफेक्ट आ गया ये, और मास डिफेक्ट से बाइंडिंग एनर्जी, यस। अब देखो, अब आपने क्या है, सीधा मास डिफेक्ट इंटू 931.6 कर दूं, ये आ गई बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अब वही मल्टीप्लाई कर लो और वही रफ कैलकुलेशन कर लो। अब बच्चा जब रफ कैलकुलेशन करता तो ये लगभग 42 के आसपास आएगा, इसको 1000, 42 से थोड़ा सा कम, 42 से थोड़ा सा कम, ये सर ऑप्शन ही नहीं है बेटा, तेने क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ा, पर न्यूक्लियन पूछी थी, रीड क्वेश्चन केयरफुली, रीड क्वेश्चन एंड ऑप्शन केयरफुली, पर न्यूक्लियन पूछी थी। अगर उसने, देखो बहुत उस्ताद होते हैं, वो 42 से थोड़ा कम 40 पॉइंट समथिंग भी देगा, 40 पॉइंट समथिंग भी देगा। तो जिसने चारों ऑप्शन, जिसने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो उसको पता पड़ जाएगा पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन मतलब इसके अंदर 7 लोग हैं तो 7 का डिवाइड और करो, तो ये आ जाएगा लगभग 42 के आसपास, थोड़ा कम आएगा, डिवाइड बाई 7, तो 6 से थोड़ा सा कम, 6 से थोड़ा सा कम, कभी खुशी कभी गम, 6 से थोड़ा सा कम, मजा आ रहा है क्या, 6 से थोड़ा सा कम, तो समझ आ गया। हाँ फिर आ जाओ ये, हाँ अब ये देखो, अब सुनो, सिली मिस्टेक आप करते नहीं हो।
अगला करवाता है, क्योंकि आपके कंसेप्ट में कमी होती है उसका फायदा उठाता है, उनको पता होती है आप कहां उलझोगे, तो वो आपके अंदर थोड़ी सी कमी देखता है और उस पर क्वेश्चन फ्रेम कर देता है। सर प्रूव करके बताता हूं। जैसे देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखो कहां कहां गलती होती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो उसमें इटसेल्फ माइनस आ गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब रोकने के लिए पोटेंशियल, तो वो अपने आप माइनस कैरी कर रहा है। एक आता है पोटेंशियल ऑफ, क्या आता है ये देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा ये कब आया हुआ है, ये पोटेंशियल डिफरेंस नीट 2010 में है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आया बच्चों नीट 2016 में। इसमें क्या लिखा है, देखो सुनना, इसमें लिखा है देखो, नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल रीच टू एनोड इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, लेकिन पूरा सुन, ऑफ एनोड विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड। एनोड का पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, तो कैथोड के रेस्पेक्ट में एनोड का पोटेंशियल पूछ रहा है। वो स्टॉपिंग लिख दिया लेकिन पोटेंशियल एनोड का पूछ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड। तो ये क्वेश्चन 2016 में आया जिसमें एनोड का विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड पूछा। देखो बेटा लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है ये, क्या बोलते हैं इनको, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम, जिसमें लैंग्वेज में उलझाता है। मैं बता रहा हूं, अभी सोल्व तो बाद में करेंगे। ये देख, इसमें क्या पूछा था, पोटेंशियल डिफरेंस। स्टॉपिंग मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वही कैथोड और एनोड का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, ये आया 2010 में। एक और क्वेश्चन देख, ये 2010 में, ये 2016 में, और एक और क्वेश्चन देख, ये 2010 में, एआईपीएमटी मेंस 2010 में। इसमें क्या पूछा है, ये देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज एस्टिमेटेड टू। इसमें एनोड कैथोड कोई बात नहीं करी, पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं करी, उन्होंने पूछा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है तो अपने आप पॉजिटिव हो गया वो, क्योंकि नेगेटिव अपने आप स्टॉपिंग में आ गया। तो इसमें चारों ऑप्शन ही पॉजिटिव में दिए थे, तो वैसे भी कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। लेकिन इससे पहले जो दो क्वेश्चन पूछे उनमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, देख लो ना। 3 -3 -1 4, तो 3 प्लस का भी और 3 माइनस का भी है। अब होती गलतियां, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में माइनस आ गया, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख के भी वो कैथोड के रेस्पेक्ट में एनोड का पूछे तो एनोड नेगेटिव पे होता है। मैं बता देता हूं एनोड कैथोड, ये पढ़ोगे तब देखोगे आप। जैसे कैथोड से, तो कैथोड पे फोटोन गिरते, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और एनोड पे इलेक्ट्रॉन पहुंचते, ध्यान रखना। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एनोड पर पहुंचते हैं, कैथोड से निकलेंगे एनोड पे पहुंचेंगे। अब स्टॉप करना है करंट को, तो एनोड पर इलेक्ट्रॉन आने नहीं देना, तो यहां माइनस लगता है, तो एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल लगता है, तो इलेक्ट्रॉन आना बंद होते हैं, और उसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। समझ गए, तो स्टॉपिंग लिखते तो वैल्यू बतानी है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख के ये बोल दे कैथोड के रेस्पेक्ट में एनोड का, तो एनोड का तो नेगेटिव होगा कैथोड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो जब यहां पे बैटरी लगती है बच्चों, तो यहां पे माइनस लगता है। और हम जो ग्राफ बनाते हैं ना इस पे, अब वो पढ़ेंगे तब देखेंगे बेटा, ग्राफ बनाते तो वो ऐसा बनता है। उसमें ये पोटेंशियल होता है किसका, एनोड का विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, पोटेंशियल ऑफ एनोड विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड। तो जब एनोड पॉजिटिव पे होता है तो करंट बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं। देखो ये एनोड पॉजिटिव पे होता है तो करंट बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन एनोड नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर करंट स्टॉप हो जाता है। आया आनंद, समझ आ गया। तो बच्चों कितने उस्ताद होते हैं एग्जामिनर, 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए पूछे हुए, और तीनों में लैंग्वेज में घुमाया है। एक में स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ के चारों ऑप्शन पॉजिटिव में दे दिए, वहां कोई तकलीफ नहीं है। एक में 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव दे दिए, या 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव दे दिया, इसमें 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। आप खुद देख लो, 2.4 प्लस माइनस दोनों और 1.2 प्लस माइनस दोनों, खत्म हो जाओगे क्वेश्चन, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो। ये होता है लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम। तो अब ध्यान से देखना। तो अब इसको जो भी सोल्व करेंगे, आपको, मेरे को सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, मेरे को मतलब इस बात से कि पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में हम हमेशा एनोड का विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड लेते हैं। तो स्टॉप करने के लिए एनोड का कैथोड के रेस्पेक्ट में नेगेटिव चाहिए होता है, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव टिक नहीं करूंगा, नेगेटिव। तो इन दो में से एक आएगा, वो सोल्व करने पे जो भी आए। मेरा एम अभी सोल्व करवाना नहीं है, मेरा एम ये समझाना है कि एग्जाम में गलती कैसे होती है और उससे कैसे बचा जाए। ठीक है, सोल्व वोल्व तो अपन पूरे साल पढ़ेंगे तब करेंगे यकीन में। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। इसमें भी डिट्टो वही। इसमें क्या पूछा है, इसमें साफ देखो क्या पूछा है, नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल रीच एट एनोड इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, नो डाउट स्टॉपिंग लिखा है, लेकिन आगे देखो ऑफ एनोड विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड। अब साफ साफ लिख दिया है,
रिलेटिव टू कैथोड। तो कैथोड के रेस्पेक्ट में एनोड का पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा तो फिर माइनस में आंसर दोगे, क्योंकि कैथोड के रेस्पेक्ट में बताना है तो कम होगा, तो कम होगा तो नेगेटिव आएगा, इन दो में से एक आएगा। सॉल्व करना अपन पढ़ेंगे तब सीखेंगे, तो वो पूरे साल की प्रोसेस है। सर समझ में आ गया? चलो बच्चों, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे 2023 में आप सक्सेस होने की तरफ बढ़ोगे अगर गलतियों पे ध्यान दोगे। तो बेटा मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा लेक्चर, और अपन यकीन 2.0 में मिलते हैं फॉर नीट 2023 विथ इंप्रूव्ड फॉर्म। ठीक है, पूरे साल अपन इन चीजों पर बात करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।